मेरे सभी प्यारे और नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरा प्यार भरा वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ टॉपिक विच इज़ राइट ओवर रिटन देयर एट माई बैक, इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लास 11 का एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक क्लास 11 में अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं आपको बता दूं कि हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए, अगर आपको ये अच्छे से करना है तो ही इस वीडियो को देखिएगा, वरना आप अभी चले जाइए। क्योंकि बेटे, मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक एक परत आपके सामने खोल खोल के दिखाऊंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम पूरा डिटेल्स में कवर करेंगे। इट्स नॉट like to be just for the purpose of solving questions. We are going to get a very in-depth understanding of this topic. क्योंकि देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करूँगा और आपको इन्हीं नोट्स को फॉलो करना है। चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं जी। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हुए चलिएगा। देखिए, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये सोल प्रोप्राइटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बेटे देखो, होता क्या है, बिजनेस की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। जैसे एक होता है सोल प्रोप्राइटर, जिसमें हम अकेले ओनर होते हैं। एक होता है पार्टनरशिप, एक से ज़्यादा ओनर होना। और फिर उसके बाद आता है जी जो मेजर कंपनी में आप समझ लीजिए कि देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ ओनर्स, तो वो एक बड़ा स्केल पे बिजनेस हो जाता है। मैं आपको कंपनीज नहीं, पार्टनरशिप नहीं, सोल ट्रेडर के, सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स बता रहा हूँ। इन्हें हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, इन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कह देते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, ये लास्ट डे पे बनाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें फाइनल अकाउंट्स कहा जाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली हमारे फाइनेंशियल पोजीशंस को, हमारी इनकम पोजीशंस को पब्लिक के सामने रखते हैं, और यही अकाउंट्स होते हैं जो पब्लिश किए जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में अब हमारी कवरेज कैसे रहने वाली है। मैं आपको इस चैप्टर में कुल मिला के 5 टॉपिक कराने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये रहेगा जी हमारा फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है एंड ऑल दीज थिंग्स। पहले हम समझेंगे तो सही, तभी तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर एक टॉपिक आएगा जी ट्रेडिंग अकाउंट का, ये भी देखेंगे क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद फिर हम करने वाले हैं अगला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। फिर हमारा बैलेंस शीट होगा, और उसके बाद कहीं जाके हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये आप समझ लीजिए कि 4-5 सीरीज होगी। इसे आप ऐसा मत समझिएगा कि एक वीडियो में मैं पूरा खत्म करने वाला हूँ। 4-5 वीडियोस लगभग मैं इसमें बनाऊंगा और उसी के हिसाब से ये चलेगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले हम जानते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानने के लिए हमें ज़रूरी है ये जानना कि हमारा अकाउंटिंग का प्रोसीजर किस तरह से चलता है, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। देखो बेटे, अकाउंटिंग जो हम करते हैं पूरे एक साल में किसी न किसी मोटिव से तो करते होंगे। जिंदगी में हर काम को करने का कोई ना कोई मकसद होता है। विदाउट मोटिव लाइफ इज नथिंग, ऐसे बड़े बड़े लोग कह गए हैं। आप समझिए, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, हम दोनों का एक मोटिव है। मेरा मोटिव है आपको पढ़ाना, आपको मोटिव है मुझसे पढ़ना। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आपका मोटिव है कैरियर बनाना, तो उसके अंदर ये पढ़ना एक प्रोसेस है। तो इसी तरह से अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो भी एक मोटिव से किया जाता है।
इस अकाउंटिंग के अंदर पूरे साल में लगभग इतनी सारी चीजें, हम इतने सारे प्रोसेसेस हम इन्वॉल्व करते हैं, तो उसका कोई ना कोई मकसद तो होगा। तो हम इसी मकसद को यहां पे समझने वाले हैं। देखिएगा, देखो बेटे, अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इस अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले तो ये आता है जी हमारा ट्रांजैक्शन। सबसे पहले जितनी भी एक्टिविटीज हमारे बिजनेस में होती है, क्या हम उन सारी एक्टिविटीज को अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं? जवाब है नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ उन एक्टिविटीज को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकती है, और उन एक्टिविटीज को नाम दे दिया जाता है ट्रांजैक्शन। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन। एक बार ट्रांजैक्शंस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम उन ट्रांजैक्शंस के सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। मतलब बिल, ठीक है, देखिए बिल हो गया, कैश मेमो हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, डेबिट नोट हो गया, ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट। ये सोर्स डॉक्यूमेंट इस बात का सबूत होते हैं कि वाकई में ये वाली ट्रांजैक्शन हुई है, और क्योंकि ये उसका प्रूफ होता है, और विदाउट प्रूफ हम कोई भी ट्रांजैक्शन अपनी बुक में रिकॉर्ड कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है ना कि अकाउंटिंग में हम कुछ भी बात अपनी हवा में लिख दें कि ताजमहल खरीद लिया जी हमने 2 रुपये में, लाल किला हमने बेच दिया 98 में। इस तरह की बातें नहीं हो सकती है ना। तो बेटे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को सोर्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और फिर उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट इस चीज का प्रूफ हो जाता है कि अब हम अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर रिकॉर्डिंग की जाती है 2 बुक्स में, या तो जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में। जब हम जर्नल यूज करते हैं वो तब यूज किया जाता है जब बिजनेस का लेवल, बिजनेस का स्केल छोटा होता है। अगर आपका बिजनेस का ऑपरेशन स्केल काफी बड़ा है तो रिकॉर्डिंग की जाती है सब्सिडरी बुक्स में। ट्रांजैक्शन के बाद, सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद, रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर हम जितनी भी ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्डेड होती है उनको हम ले जाते हैं जी लेजर में। इस प्रोसेस को कहा जाता है पोस्टिंग या फिर क्लासिफिकेशन। मतलब अब हम लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं। अच्छा, अब एक और बात समझिएगा, ये जो लेजर के अंदर पोस्टिंग होती है बेटे, ये लेजर को कहा जाता है जी प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक का मतलब क्या है? मुख्य बुक। असल में इसे मुख्य बुक, प्रिंसिपल बुक इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी चीज़ें हमने जर्नल में रिकॉर्ड की, यहाँ हमने उन हर एक आइटम का अकाउंट बनाना होता है। हम अकाउंट बना देते हैं। अकाउंट बनाने के बाद उनके बैलेंसेस निकाले जाते हैं, जैसे कि आपने लेजर में किया था। फिर उन बैलेंसेस को एक पेज पे लिख लिया जाता है। जब उन बैलेंसेस को एक पेज पे लिखा जाता है तो इसे कहा जाता है ट्रायल बैलेंस बनाना, यानी कि बैलेंसिंग करना और समराइजिंग करना। उन बैलेंसेस को एक पेज पे, स्ट्रेट पेज पे लिख देना, ये कहलाता है जी ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। एडजस्टमेंट्स बेसिकली क्या होता है? देखो बेटे, ट्रायल बैलेंस एक तरह से रिजल्ट हो गया हमारे ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल, लेजर, इन सब का। अब क्या होता है जी, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जो घटित ही लास्ट डेट पे होती है। अब वो ट्रायल बैलेंस के बाद हमें पता चलती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करना। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि हमने पूरे साल में जितना भी गुड्स मैन्युफैक्चर किए उसमें से कुछ गुड्स हमारे बिक नहीं पाए। अब वो कितने के नहीं बिक पाए, ये वेयर हाउस में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करके वैल्यू किया जाता है। ये किया ही आखिरी दिन जाता है। तो कुछ भी हो जाए, ये किसी भी तरीके से ट्रायल बैलेंस में आ नहीं सकता। और क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आ पाता तो हमें ये डायरेक्टली इसे लेकर आना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जब भी हम कोई ऐसी चीज़ जो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएं तो उसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग।
अदरवाइज तो रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, जर्नल में, लेकिन जब डायरेक्ट आप फाइनल अकाउंट में रिकॉर्डिंग करें तो वो एडजस्टमेंट है। इस एडजस्टमेंट के बेसिस पे और इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम निकालते हैं बिजनेस का रिजल्ट। किसके बेसिस पे? जल्दी से बोलो। दो चीज़ों के बेसिस पे, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। और रिजल्ट जो निकाला जाता है, रिजल्ट दो तरह की स्टेटमेंट्स के थ्रू निकाला जाता है। एक रिजल्ट होता है इनकम का और एक रिजल्ट होता है पोजीशन का। इनकम मतलब हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस, और पोजीशन का मतलब होता है कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है। तो बेटे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचने का सफर है। कहां से शुरू होता है ये सफर? सबसे पहले तो ट्रांजैक्शंस की जाती है, आइडेंटिफिकेशन ट्रांजैक्शंस की होती है, फिर उसके बाद उनके सोर्स डॉक्यूमेंट बनते हैं, जर्नल बनाई जाती है, जर्नल के बाद लेजर, और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद हम पहुंचते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। ध्यान से सुनिएगा, पहले हमें ये समझ में आ जाए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती किसकी वजह से है, क्या देख के हमें बनानी है। अगर आप एक अकाउंटेंट हो और आपको ये कहा जाता है कि आइए आपका स्वागत है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे कंपनी की, हमारे फर्म की बनाइए, तो आप तुरंत ये कह दीजिएगा कि मुझे बस दो चीज़ें दे दो, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर दूंगा। क्या? एक तो मुझे चाहिए होगा ट्रायल बैलेंस, और दूसरा मुझे क्या चाहिए होगा? एडजस्टमेंट्स। बस इसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। इनकम स्टेटमेंट दो बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों ही प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बनती है। ट्रेडिंग अकाउंट एक अलग तरह का प्रॉफिट बताता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अलग तरह का प्रॉफिट बताता है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, तो ये कोई प्रॉफिट नहीं बताता, ये हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज का ब्यौरा देता है। तो बेटे देखा जाए तो हम यहाँ पे दो चीजें बना रहे हैं, एक इनकम की स्टेटमेंट दिखा रहे हैं और एक जगह हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों है कि ये दो चीजें हम दिखा रहे हैं? देखिए, किसी भी बिजनेस का रिजल्ट उसकी ग्रोथ का इंडिकेटर होता है, और ग्रोथ दो ही चीजों से मेजर की जाती है, हमारी इनकम से और हमारे संपत्तियों से, हमारी एसेट से। मैं यहाँ पे एक लाइट मोड में आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप अपनी सोसाइटी में देखिए, जब भी शादी ब्याह होता है तो लड़की वाले पहले लड़के के घर जाते हैं और वो लड़के से जो सवाल करते हैं वो कुछ इस किस्म के होते हैं कि आपके पास क्या इनकम है, आपके पास क्या ज़मीन जायदाद है। ऐसा क्यों है? अरे मेरे बच्चों, क्योंकि यही दो चीज़ें, यही दो गुण संपन्नता का सूचक होते हैं। यही दो गुण बताते हैं कि हाउ सक्सेसफुल ए मैन इज। सो इन ऑल, अगर मैं इन सारी बातों को शॉर्ट में बताऊं कि ये जो पूरा प्रोसेस हमने सीखा अकाउंटिंग का, ट्रांजैक्शन से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक का सफर, इसमें कुल मिला के कितनी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें बनानी होगी? तो उसका जवाब है जी, हमें बनानी होगी इसमें तीन चीज़ें, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और ये मैंने इसमें नोट में लिख दिया कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये किसके बेसिस पे बनती है? ये दो चीज़ों के बेसिस पे बनती है, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। ये था जी मेरा पहला टॉपिक। पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने इसमें आपको क्या क्या बताया कि किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पहुंचा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीज़ें आती हैं और ये तीनों चीज़ें किस बेसिस पे बनती हैं। चलिए अब देखते हैं हम दूसरी चीज, दूसरा टॉपिक, सॉरी, टॉपिक नंबर 2 है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैं आपको सिखाऊंगा एक एक करके कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनती है।
पहले ट्रेडिंग अकाउंट सीख लेते हैं, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं बताने लायक और सुनने लायक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो शब्द है ट्रेडिंग, इसका बेसिकली मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब ही होता है व्यापार, मतलब व्यापार का अकाउंट है। अब मेरे बच्चे बात जरा ध्यान से समझना, व्यापार कैसे होता है? व्यापार का मतलब होता है कहीं से मैं कोई सामान खरीदूं सस्ते में और उसे मैं आगे बेचूं महंगे में, तो मैं इसे क्या कहूंगा कि ये व्यापार हुआ। यानी कि ये दो चीजों से रिलेटेड है, खरीदना और बेचना। तो अभी आप देखते हुए चलिएगा, इसमें कुछ ऐसा ही होगा। ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का पर्पस क्या है? प्रॉफिट और लॉस को निकालना। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप अपने जीवन में कभी भी कोई अकाउंट बनाएं और उसका मोटिव ये हो कि वो प्रॉफिट और लॉस निकाल रहा है, तो वो एक ही किस्म का अकाउंट हो सकता है बाय नेचर। इट कैन ओनली बी ए नॉमिनल अकाउंट। व्हेन आई से नेचर, इट मीन्स दैट आई एम रेफरिंग टू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट होते हैं जो कि आपके प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन में यूज होते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट बेटे जी एक इस किस्म का अकाउंट है जो किस पर्पस के लिए यूज होता है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। इस वजह से ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। अब यही बात मैंने आपको यहाँ लिखवाई है कि इसका नेचर क्या है। तो इसका नेचर है जी नॉमिनल अकाउंट। और क्यों इसको हम नॉमिनल अकाउंट का दर्जा देते हैं? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट इसलिए है क्योंकि इससे हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। अब किस तरह का प्रॉफिट और लॉस? तो बेटे देखो, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ ए बिजनेस, यानी कि ग्रॉस रिजल्ट का पता चलता है। क्या है ये ग्रॉस रिजल्ट? अभी मैं आपको समझाऊंगा। ग्रॉस रिजल्ट बस आप ये समझ लीजिए कि ये फैक्ट्री तक का रिजल्ट होता है। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है फैक्ट्री तक के रिजल्ट का। ट्रेडिंग अकाउंट को समझने के लिए मैं आपको यहां पे इस एग्जांपल से बताऊंगा, मारुति कंपनी के खर्चे। बेटे दुनिया में प्रॉफिट को निकालने का बस एक ही तरीका है। मैं जितने में सामान बेच रहा हूं, अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं मैंने जितने का सामान खरीदा, तो मेरा प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है। अगर मैंने बेचा ज्यादा रेट पे और खरीदा कम रेट पे तो मतलब प्रॉफिट, और अगर वाइस से वर्सा हुआ मतलब खरीदा ज्यादा रेट पे और बेचा कम रेट पे तो लॉस। देखो अब एक मारुति कंपनी के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं मारुति कंपनी गाड़ियां बनाती है, इट्स ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जो गाड़ियां बनाती है मारुति कंपनी, असल में क्या है जी, इसने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप फैक्ट्री में कर रखा होता है और जो इसका सेटअप होता है बाकी कामों को लेके अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, वो इसने ऑफिस में अपने ऑफिस में सेटअप कर रखा होता है। तो यानी कि ये दो जगह पे खर्च करती है, एक तो अपने फैक्ट्री में और एक अपने ऑफिस में। आप मुझे बताइए जरा कि मारुति कंपनी फैक्ट्री में किस किस्म के खर्चे करती होगी? देखिए सिंपल सी बात है, मारुति कंपनी अपनी फैक्ट्री में जो खर्चे करती होगी वो किस किस्म के होते होंगे? वो होते होंगे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। भाई क्या होता है फैक्ट्री के अंदर? मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो ये सारे खर्चे उसी से रिलेटेड होते हैं। जबकि ऑफिस में ऐसे खर्चे होते होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री के अंदर जितने भी सारे खर्चे किए जा रहे हैं वो गुड्स से रिलेटेड खर्चे, हाँ या ना? ठीक है जी। और जो फैक्ट्री के बाहर किए जाते हैं वो अदर देन गुड्स होते हैं। अब बेटे गुड्स से रिलेटेड खर्चे जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो गुड्स को लाने में, ब्रिंगिंग इन में, और एक होते हैं जी गुड्स को बनाने में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में। मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो फैक्ट्री का रिजल्ट बताता है। ये अभी अभी मैंने आपको बात बताई थी। देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ देखिए कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये हमें क्या बताता है, ये बेसिकली हमें बताता है फैक्ट्री रिजल्ट, यानी फैक्ट्री तक का मेरा नतीजा क्या रहा, इसी को हम ग्रॉस रिजल्ट कह देते हैं। अब फैक्ट्री में बेटे क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग होती है गुड्स की। तो यानी कि गुड्स से रिलेटेड खर्चे यहाँ पे आते हैं।
क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स से रिलेटेड खर्चे आते हैं, तो इस वजह से ट्रेडिंग अकाउंट को एक और नाम से बुलाया जाता है, इसे कहा जाता है गुड्स अकाउंट। इसे हम गुड्स अकाउंट भी कह देते हैं। गुड्स अकाउंट इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है। अच्छा, अब एक और बात सुनिएगा, मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, और ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री का रिजल्ट हमें पता चलता है, यानी कि गुड्स से रिलेटेड खर्चे आएंगे। लेकिन फिर भी बेटे एक गुरु मंत्र की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि असल में ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरह के खर्चे आते हैं। तो देखिए, दो तरह के खर्चे आते हैं, एक गुड्स को खरीदने में और एक गुड्स को बनाने में, क्योंकि यही दो तरह के खर्चे होते हैं जो गुड्स पे होते हैं। आप मेरी एक बात नोट कर लो, ट्रेडिंग अकाउंट की सारे झंझटों से बच जाओगे। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ दो तरह के खर्चे आएंगे, एक गुड्स को खरीदने में और दूसरे गुड्स को बनाने में। अब ये बात हो गई जी, गुड्स को खरीदने में और गुड्स को बनाने के खर्चे हमारे यहाँ आते हैं। जो बेटे गुड्स को लेकर आने में और बनाने में खर्चे होते हैं, इन्हें एक साथ अगर मैं पढ़ूं तो इन्हें कहा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो गुड्स को लेकर आने या बनाने के अलावा खर्चे होते हैं, उन्हें कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसका मतलब जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं वो सारे के सारे हमारे ट्रेडिंग में आते हैं, और ये जो इनडायरेक्ट खर्चे ये ट्रेडिंग में नहीं आते। असल में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे भी। ठीक है जी, आप इन दो खर्चों को ऐड करिए और सेल में से माइनस कर दीजिए, तो बस आपका प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास दो तरह के रिजल्ट आएंगे, एक फैक्ट्री या फिर ग्रॉस रिजल्ट जिसे हम कहते हैं, और ये किस तरीके से आएगा, आप सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, मतलब गुड्स को लाने और गुड्स को बनाने तक के खर्चे घटा दीजिए। और दूसरा एक आपका नेट रिजल्ट होता है। नेट रिजल्ट का मतलब होता है जी ओवरऑल रिजल्ट, मतलब फैक्ट्री प्लस ऑफिस का रिजल्ट, दोनों को ऐड कर दिया जाए। तो ये कैसे आएगा, आप सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करिए तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, यानी कि ग्रॉस रिजल्ट। फिर आप इसमें से क्या माइनस करिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर एक होती है जी इनडायरेक्ट इनकम, मतलब ऐसी इनकम जो सेल और गुड से ना होके बाकी और कोई इनकम होती है। तो ये हमारा नेट रिजल्ट होता है। नेट रिजल्ट P&L अकाउंट से मिलता है, और ट्रेडिंग अकाउंट से हमें कौन सा रिजल्ट मिलता है, ग्रॉस रिजल्ट। तो इतनी बातें अब हमारी हो गई हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या बातें बताई, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे बताया सेकंड टॉपिक में कि ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इससे प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये फैक्ट्री तक का रिजल्ट बताएगा। फैक्ट्री तक के रिजल्ट का मतलब ये है कि सिर्फ गुड्स के रिजल्ट को ये डिक्लेयर करता है कि गुड्स को बनाने तक अपने पास फायदा हुआ या नुकसान हुआ। क्योंकि ये गुड्स से रिलेटेड अकाउंट है, तो इस वजह से इसे ट्रेडिंग की जगह कभी कभी गुड्स अकाउंट भी कह दिया जाता है। फिर भी मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट को याद करने का एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, और वो गुरु मंत्र ये है कि आप इसमें दो ही किस्म के खर्चे दिखाइएगा, एक गुड्स को खरीदने के और एक गुड्स को बनाने के। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से खर्चे होते हैं। चलिए जी, तो अब हम देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे है। देखिएगा, ये है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। किसी भी अकाउंट को बनाने का एक ही तरीका है। An account has two sides. Account is a statement having two sides. One is debit and other is credit. तो देखो, अकाउंट्स की दो साइड्स है, एक डेबिट और एक क्रेडिट है। आप जरा देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट होती है और राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट होती है। इसकी छत पे ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, इसकी छत पे हमें लिखना पड़ता है ये ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग डैश डैश डैश, का मतलब है यहाँ डेट आएगी। Like for example, if we are preparing trading account for the year ending 31st March 2020, it means हमें यहाँ पे दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020। ठीक है बेटे, अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में आता क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल ये होता है कि डेबिट में सारे खर्चे दिखाए जाए और क्रेडिट में सारी इनकम दिखाई जाए। करेक्ट।
तो देखिए ये जो आप डेबिट साइड देख रहे हैं, ये पूरी डेबिट साइड, ये आपको जितनी भी चीज़ें दिखाएगी वो सारे खर्चे होंगे, और जितने भी आइटम आप क्रेडिट साइड में देखेंगे ये सारे हमारे इनकम होने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं आपको क्रेडिट साइड बता देता हूँ। एक बात बताना, मारुति कंपनी के लिए आपको क्या लगता है इनकम कहाँ से होती होगी? कोई छत फट के तो नोट बरसते नहीं होंगे, किसी पेड़ पे तो नहीं लगते होंगे। मारुति कंपनी गाड़ियाँ बनाती है, तो उन गाड़ियों को बेचने से जो इनकम होती है वही इनकी मेन इनकम होती है। तो क्रेडिट साइड में बेटे सबसे पहले हम इनकी इनकम दिखाएंगे, वो है सेल्स। अच्छा जी, अब एक और बात समझिएगा, सेल्स हमने ये दिखा दिया। सेल्स मतलब मैंने कितने का सामान बेचा, मान लीजिए 1 लाख का बेचा और 10,000 का उसमें से मेरे पास वापसी आ जाता है, तो बताइए मैंने नेट सेल्स कितनी की? 90,000। तो बेटे ये जो 90,000 है ये अमाउंट हमें यहाँ दिखाना होता है। किस तरह से दिखाएंगे? बाय सेल्स, और उसमें से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, तो यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गई थी हमारी इनकम। सेल्स रिटर्न को सेल्स में से हमें माइनस करना होता है, और सेल्स रिटर्न का नाम रिटर्न इनवर्ड्स भी होता है, यह आपको पता ही होगा। तो यानी कि क्रेडिट साइड में क्या आ जाता है जी? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसमें हालांकि एक और चीज आएगी, वो है क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन बाद में बात करेंगे। अगर रट्टा मारना है तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देखिए केवल और केवल 2 ही चीजें आ रही हैं, एक तो सेल्स, उसमें से माइनस सेल्स रिटर्न, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। कोई तीसरी चीज वाकई में ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में नहीं आएगी, बट क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एन इनकम, ये कुछ और वजह से यहाँ पे आता है। खैर उस वजह को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं जी डेबिट साइड में क्या आता है। बेटे मैंने आपको बताया था कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 2 तरह के खर्चे आ जाते हैं। एक तो होता है आपका खर्चा जो गुड्स को लाने में हुआ। अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट को देखूं तो देखिए इसमें सबसे पहले मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा है, इसे 1 मिनट के लिए भूल जाइए। आगे देखिएगा परचेजेस लिखा है और परचेज रिटर्न लिखा है। बेटे जी 2 ही तरह के खर्चे आते हैं इसमें। गुड्स को लाने में, यानी कि गुड्स आया वो भी एक खर्चा है, और उसको लाने में जो हुआ वो भी खर्चा है, और दूसरा गुड्स को बनाने में। तो पहले तो हम गुड्स लेकर आएंगे, गुड्स को खरीदना कहा जाता है परचेजेस। अगर मैंने कुछ इसमें से गुड्स वापसी कर दिए तो ऑफ कोर्स यहाँ से मैं माइनस करूंगा परचेज रिटर्न, और फिर जो अमाउंट आएगा उसे मैं यहाँ बाहर शो करूंगा। तो यानी कि मैं पहले तो गुड्स दिखाऊंगा यहाँ पे, इसके बाद देखिए जरा गुड्स को लाने में जो खर्चे होते हैं। ये बेटे जो आप देख रहे हो ये सारे खर्चे गुड्स को लाने में हुए, जो मैंने अभी अभी मार्क किए। सबसे पहला कैरेज। कैरेज क्या होता है जी? भाड़ा। भाई मैं ट्रक के थ्रू लेकर आता हूँ, जानते हैं इस ट्रक को, मेटाडोर को, ये जितने भी लोरी व्हीकल्स होते हैं इन्हें कैरियर कहा जाता है। तो कैरियर को जो भी आप पेमेंट करते हो उसे कहा जाता है कैरेज। अब ये सिर्फ कैरेज अगर गिवन हो तो ये गुड्स को लाने में हुआ, कैरेज इनवर्ड्स अगर गिवन हो तो ये गुड्स को लाने में हुआ, कैरेज और परचेजेस अगर गिवन हो तो भी गुड्स को लाने में हुआ। मतलब 3 तरह से अगर कैरेज गिवन हो, कैरेज, कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज और परचेज, तो मतलब ये खर्चा गुड्स को लाने में हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए लिखा हो कैरेज ऑन सेल्स, तो बेटे ये बेचते वक्त कैरेज लिया गया, ये यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो गुड्स को बनाने तक के खर्चे आते हैं, बेचना तो बनाने के बाद होता है ना। इसके अलावा अगर आपको कैरेज आउटवर्ड्स गिवन हो, यहाँ नहीं आएगा, कारण वो आउटवर्ड्स है, बाहर ले जाते वक्त खर्चा हो, तो आउटवर्ड्स खर्चे यहाँ नहीं आते। ठीक है जी, वो भी बेचते वक्त खर्चे होते हैं। फ्रीट एंड कार्टेज। फ्रीट एंड कार्टेज क्या होता है? जैसे बुलक कार्ट होता है, आप किसी कार्ट के थ्रू लेकर आए तो उसका जो किराया लिया गया वो फ्रीट एंड कार्टेज है। और इसके अलावा डॉक चार्जेस, अगर आप मान लीजिए कि शिप से अपना सामान कार्गो से मंगवाते हैं, तो बेटे ये जो कार्गो आती है ये जब
कार्गो अपने डॉक पे आके खड़ी होती है। डॉक का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ ये खड़ी होती है। बंदरगाह पे खड़े होके का होने का इसे किराया देना पड़ता है, जैसे कहा जाता है डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस। तो डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस भी गुड्स को लाने में ही तो हुए, भाई लेकर आ रहे थे तभी तो हमने शिप का किराया दिया, तो ये भी गुड्स को लाने का खर्चा माना जाएगा। अगर मान लीजिए मैं किसी दूसरी कंट्री से गुड्स लेता हूँ तो वो कंट्री उस पर टैक्स लगाती है जो मुझे उस कंट्री की गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो इसे कहा जाता है इम्पोर्ट ड्यूटी। अगेन लाने में हुआ। कस्टम ड्यूटी ये हमारी सरकार लगाती है, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो इसे इम्पोज करती है कि आपने अगर बाहर से गुड्स खरीदे तो हम भी उस पर टैक्स लेंगे ताकि वो गुड्स आपको सस्ते नहीं महंगे पड़े, और जब आपको महंगे पड़ेंगे तब आप क्या करेंगे कि इंडिया से ही खरीदेंगे। तो ये बेटर होगा कि आप इंडिया से खरीदें ताकि व्यापार बढ़े। तो ये जितने भी खर्चे हैं ये सारे के सारे गुड्स को लेकर आने में होते हैं, और फिर उसको इसके बाद गुड्स को बनाने में। अब बेटे बनाया जाता है लेबर और मशीनरी के थ्रू, और फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है। तो मतलब 3 किस्म के खर्चे अब आने वाले हैं, लेबर से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड और फैक्ट्री से रिलेटेड। वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग खर्चे माने जाते हैं। जैसे कि देखिए वेजेस, अगर आप वेजेस देते हैं तो किसको वेजेस दे रहे होंगे? लेबर को, ऑफ कोर्स। वेजेस एंड सैलरीज ये भी फैक्ट्री के लेबर्स को दिया जाता है। बेटे असल में क्या होता है कि जितनी भी हमारी ये सैलरी पोजीशंस होती है इसमें या तो सैलरी दिए जाते हैं या वेजेस दी जाती है। ये जो वेजेस होता है ये दिया जाता है जी लेबर क्लास को, इसे दिहाड़ी कहा जाता है हिंदी में, जबकि सैलरी दिया जाता है एजुकेटेड क्लास को जो कि वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब्स में होती है। और नो कॉलर जॉब यानी कि जो लेबर वाली जॉब होती है उसके लिए वेजेस दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वेजेस यहाँ आएगा, और अगर वेजेस एंड सैलरीज गिवन हो तो भी यहाँ आएगा। अब ये वेजेस एंड सैलरीज क्या है? एक फैक्ट्री के अंदर असल में क्या होता है, आपके ज्यादातर होते हैं लेबर्स, लेकिन लेबर को गाइड करने के लिए सुपरवाइजर होता है, मैनेजर होता है, वो एजुकेटेड और ब्लू कॉलर जॉब्स होते हैं, वाइट कॉलर जॉब्स होती है। तो इनको जो पैसा दिया जाता है वो सैलरी होता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट वेजेस का है और सैलरीज का कम है। तो इसका मतलब ये कि ये पेमेंट कहाँ की गई होगी? फैक्ट्री में, क्योंकि सैलरी कम और वेजेस ज़्यादा, ये सिर्फ फैक्ट्री में ही पॉसिबल है। तो इस वजह से ये भी आपका खर्चा कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। और कौन कौन से खर्चे हैं जो गुड्स को बनाने में होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अपने नाम से क्लियर है। गैस, फ्यूल एंड पावर, बेटे जी देखो मशीनरी चलाने के लिए आपको ईंधन की जरूरत पड़ेगी, तो वो गैस, फ्यूल एंड पावर हो गया। रॉयल्टी, अब ये रॉयल्टी क्या होता है? देखिए रॉयल्टी बेसिकली क्या है कि आप जैसे बुक को मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे ये देखिए ये डी.के. गोयल साहब की बुक है, लेकिन ये कौन बनाता है? इसे छापता कौन है? आर्या पब्लिकेशंस। देख रहे हैं आप, आर्या पब्लिकेशन छापती है। आर्या पब्लिकेशन इसके लिए बकायदा डी.के. गोयल जी को रॉयल्टी देती है कि जितने भी ये छापती है, जितनी किताबें छपती है उसकी रॉयल्टी दी जाती है। और देखिए जरा यहाँ पर लिखा भी है कि इसके कॉपीराइट है ऑथर के पास। एक ISBN नंबर भी होता है जो बुक नंबर होता है, और वो इस बात का प्रूफ होता है कि ये वाली बुक आप कॉपी नहीं कर सकते। तो बेटे ये जो राइटर को पैसा दिया जाता है ये होता है रॉयल्टी। अब बताइए अगर मेरा काम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बुक्स, तो मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी, और क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि तभी मैं गुड्स मैन्युफैक्चर कर पाऊंगा, तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा हो गया। प्रोडक्टिव एक्सपेंस, मतलब आप कोई प्रोडक्शन में खर्चा कर रहे हैं जी वो, और इसके अलावा फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, जैसे फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट। इनफैक्ट किसी भी खर्चे के आगे फैक्ट्री लग गया तो वो फैक्ट्री का खर्चा है। तो बेटे क्या क्या चीजें आती है ट्रेडिंग अकाउंट में? मैंने अभी आपको बताया ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या आ जाता है जी। सबसे पहले तो क्रेडिट साइड में सेल्स आती है, माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न, फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक। अभी के लिए मैंने कह दिया है आपको कि क्लोजिंग स्टॉक क्यों आ रहा है क्रेडिट साइड में, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप बस याद रख लीजिए कि क्रेडिट साइड में केवल 2 ही चीजें आएंगी, एक सेल्स में से सेल्स रिटर्न घट के सेल्स आएगा, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। डेबिट साइड में क्या आता है? शुरुआत होती है ओपनिंग स्टॉक से, मैं अभी बताऊंगा ये क्या होता है। फिर हम सामान खरीदते हैं, और सामान खरीदते वक्त कुछ खर्चे करते हैं, वो होते हैं गुड्स को लाने के खर्चे,
और फिर गुड्स को बनाने के खर्चे, फिर उसके बाद हम गुड्स को बेच देते हैं, तब हमें पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब मेरा एक सवाल है आपसे, आपने मान लीजिए कि इस साल 1 लाख रुपए के गुड्स बनाए, 10,000 रुपए के गुड्स नहीं बिके। कितने के नहीं बिके? 1 लाख में से 10,000 के, 90,000 के बिक गए। तो ये जो 10,000 के गुड्स नहीं बिके, बेटे आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, क्या इसे आप अगले साल बेचोगे या नहीं बेचोगे? अरे हाँ, इन्हें बाहर थोड़ी ना फेंक दूंगा मैं, बिल्कुल बेचूंगा। तो बेटे जी, जब आप इन गुड्स को नहीं बेच पाते हो तो इस साल के एंड में आप क्या करते हो जी, इन्हें अपनी बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे दिखा देते हो। ये होता है जी क्लोजिंग स्टॉक, कि जी गुड्स बिक नहीं पाए। यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल हमें बेचना होता है, तो हम इस साल गुड्स बनाने से पहले पिछले साल के बनाए हुए गुड्स को लेकर आते हैं, तो उसे कहा जाता है ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब ये कि ये जो ओपनिंग स्टॉक आप यहां देख रहे हैं, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है। ये वो गुड्स हैं जो पिछले साल बन गए, और यहां परचेज हमने किया रॉ मटेरियल और फिर बनाया, तो ये तमाम खर्चे बाकी जो हो रहे हैं, ये कहां के लिए हो रहे हैं? ये उन खर्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इस साल गुड्स बनाने में हुए। बस जी, ये ट्रेडिंग अकाउंट था। इसके बाद आप क्रेडिट साइड का टोटल करिए और डेबिट साइड का टोटल करिए। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आई तो दोनों तरफ वही लिखना है, और अगर डेबिट साइड ज्यादा आई तो भी जो अमाउंट आएगा डेबिट का, दोनों तरफ वो लिखना है। कहने का मतलब दोनों तरफ वही अमाउंट लिखना होता है जो ज्यादा आता है। अगर क्रेडिट ज्यादा आई तो इसका मतलब ये कि इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है, तो हमारा होगा ग्रॉस प्रॉफिट, उसे डेबिट साइड में इस तरह से दिखाया जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। लेकिन अगर डेबिट साइड ज्यादा आई तो इसका मतलब हमारे हैं खर्चे ज्यादा और इनकम है कम, तो यहां दिखाया जाएगा ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। इस तरह से बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं ट्रेडिंग अकाउंट पे, जिससे कि आपकी अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए, बुक है DK गोयल, और इसमें हम करने वाले हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये लो जी, ये रहा हमारा पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए जरा क्या बताया हुआ है। कहते हैं प्रिपेयर करिए एक ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए और ये इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर्स में। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, यहाँ परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। फिर देखिए जरा, सेल्स है, वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, और गैस फ्यूल एंड पावर, डॉक चार्जेस, फैक्ट्री लाइटिंग और ऑफिस लाइटिंग है। ये सारी चीजें हमें गिवन है। इसके बेसिस पे हमें क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो बेटे, ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनेगा, देखिए जरा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मेट बताया था ट्रेडिंग अकाउंट का। ये देखिए जी, ये है हमारा आंसर। ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनता है। सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में? सबसे पहले दिखाया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, क्योंकि जिस डेट पे आपका ईयर एंड हुआ है आपको वही दिखानी होती है। तो यहां देख लीजिए, क्वेश्चन के अंदर ये डेट हमेशा बताई होती है। यहां 31 मार्च 2020 लिखा हुआ है, तो वहां भी हम 31 मार्च 2020 लिखेंगे। वो गलती से 2017 मुझसे लिखा गया, हालांकि आएगा क्या 2020। अब बेटे मुझे ये बता देना, ये सारी चीजें डेबिट में आएंगी या क्रेडिट में आएंगी? हम फॉर्मेट बना लेंगे और उसके बाद चेक कर लेंगे। देखिए जरा कहां पर आ रही है सारी चीजें। ये तो देखो, ये है डेबिट साइड और ये है जी क्रेडिट साइड। अब आ जाओ, देखते हैं कि सारी चीजें कहां कहां आएंगी। सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक। तो बताइए ओपनिंग स्टॉक कहां आएगा? डेबिट साइड में। परचेजेस, ये भी डेबिट साइड में।
परचेज रिटर्न ये माइनस हो जाएंगे परचेजेस में से, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होंगे। ये देख लीजिए सेल्स हमें गिवन है, ये आएगा जी क्रेडिट साइड में, वेजेस डेबिट साइड में आएगा, कैरेज इनवर्ड डेबिट साइड में, कैरेज आउटवर्ड डेबिट साइड में, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये भी डेबिट साइड में, और गैस यूनिट पावर ये भी खर्चा है कि ये भी डेबिट साइड में आएगा। अच्छा एक बात बताइए, कैरेज आउटवर्ड आएगा क्या? अरे कैरेज आउटवर्ड तो वो खर्चा है जो गुड्स को बाहर ले जाते वक्त होता है, तो ये खर्चे यहाँ नहीं आते। डॉक चार्जेस बिल्कुल आएगा जी, फैक्ट्री लाइटिंग ये भी आएगा, और ऑफिस लाइटिंग ये नहीं आएगा क्योंकि ऑफिस के खर्चे P&L अकाउंट में आते हैं, ट्रेडिंग में नहीं आते। तो अब एक बार देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से बनाया है। लो जी देखो, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 2,50,000, फिर परचेजेस है, माइनस करेंगे परचेज रिटर्न 6,78,000 बैलेंस बचेगा। कैरेज इनवर्ड 34,000, वेजेस यहां आएगा, कस्टम ड्यूटी आएगा, गैस यूनिट पावर यहां आएगा। कस्टम ड्यूटी हालांकि इसमें गिवन नहीं है, चलिए जी ये तो गलत दिया हुआ है, कस्टम ड्यूटी 15,000 जैसा कोई अमाउंट है नहीं इसमें। गैस यूनिट पावर यही आएगा, डॉक चार्जेस भी यही आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटिंग ये सारी चीजें यही आएंगी। और क्लोजिंग स्टॉक हमें कहाँ गिवन है, जरा ध्यान देना बेटा जी, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गिवन है? क्लोजिंग स्टॉक गिवन है जी, ये देखिए इस ट्रायल बैलेंस के बाहर। और मैंने आपको बताया भी था कि क्लोजिंग स्टॉक असल में वैल्यू कब किया जाता है, ईयर एंड पे, तो इस वजह से वो हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर ही आता है। तो ये आएगा क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कर देंगे। तो टोटल करने पे पता चलता है कि क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है 23,64,000। डेबिट का टोटल करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 7,69,000। इस तरीके से बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेडिंग अकाउंट को फर्दर और इन डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना कवर कर लीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। आज की क्लास बेटे बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसे प्लीज़ रिवाइज कीजिएगा। ओके बाय एंड सी यू।